नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आपका दोस्त राजेंद्र मौर्य लेकर आया है एक और सच्ची घटना पर आधारित एक सच्ची घटना। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जालंधर पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जालंधर से करीब 50 किलोमीटर दूर पहले ही जिला जालंधर की तहसील है थाना फिलौर। इसी थाने का एक गांव है शाहपुर। इसी गांव के 4 छात्र थे, हनी, रमेश उर्फ गग्गू, तजिंदर उर्फ राजन और निशा। ये सभी बच्चे फिलौर के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक ही गांव के होने की वजह से इन सभी का आपस में गहरा लगाव था। साथ साथ खेलना, साथ साथ खाना, साथ साथ पढ़ने जाना। लेकिन ज्यों-ज्यों इनकी उम्र बढ़ती गई त्यों इनके मन में तरह तरह के विचार पैदा होने लगे। हनी के घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि रमेश और राजन अच्छे परिवारों से थे। हनी के पिता हरबंस लाल की फिलौर बस अड्डे के पास फ्लाईओवर के नीचे पंचर लगाने की छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान की आमदनी से घर का खर्चा चलता था, जबकि राजन और रमेश के पिता के पास खेती की अच्छी खासी जमीनों के अलावा उनका अपना बिजनेस भी था। इसलिए राजन तथा रमेश जेब खर्चे के लिए घर से खूब पैसे लेकर आते थे और स्कूल में अन्य दोस्तों के साथ खर्चा करते थे। शुरुआत में निशा हनी के साथ ज्यादा घुमा फिरा करती थी, पर बाद में उसका झुकाव रमेश की तरफ हो गया। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि इन चारों छात्रों के बीच 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में हनी अकेला रह गया था, तो दूसरे में राजन, रमेश और निशा। रमेश और निशा अब हर समय साथ साथ रहने लगे थे। दोनों के साथ राजन भी लगा रहता था। तीनों ही साथ साथ फिल्में देखने जाते। हनी को एक तरह से अलग कर दिया था इन्होंने। इस बात को हनी समझ रहा था। निशा ने हनी से मिलना जुलना तो दूर, बात तक करना बंद कर दिया था। एक दिन हनी ने फोन करके निशा से कहा, हेलो, कैसी हो और इस समय क्या कर रही हो? कौन हनी? निशा ने पूछा। और कौन होगा जो इस तरह तुमसे बात करेगा? मैं हनी ही बोल रहा हूं, हनी ने कहा लगाते हुए कहा। अच्छा बताओ, तुम इस समय कहाँ हो? आज हमें पिक्चर देखने चलना है। हनी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत किया करो। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखती, फिर भी तुम मुझे परेशान करते हो। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? निशा ने कहा। अरे परेशान मैं नहीं, तुम कर रही हो। आखिर तुम्हें मेरे साथ फोन पर 2 बातें करने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? जबकि दूसरे लड़कों के साथ आवारागर्दी करती रहती हो तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, हनी ने कहा। तो उसकी इन बातों से निशा खामोश हो गई। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सुनो हनी, तुम जिन लड़कों की बात कर रहे हो वो मेरे दोस्त हैं। अब तुम ये बताओ कि मैं किसी के साथ भी घूमूं फिरूं, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? ये मेरी मर्जी है। मेरे दोस्त सभ्य परिवारों से हैं, समझे? निशा की ये बात सुनकर हनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ सोचकर उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो, भला मैं कौन होता हूं? पर तुम शायद ये भूल गई हो कि तुम और तुम्हारे जो दोस्त हैं वो मेरे ही गांव के हैं। इसका मतलब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? निशा ने उत्तेजित होकर कहा। मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा, तुम न जाने क्यों नाराज हो रही हो, हनी ने कहा। इसके बाद निशा थोड़ा नॉर्मल हुई तो हनी ने कहा, अरे पगली, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, तुम किसी के साथ भी घूमो फिरो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो। बात यह है कि आज मैंने पिक्चर का प्रोग्राम बनाया है, तो मेरे साथ पिक्चर देखने जालंधर चलो। मैं फिलौर बस अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं आ रही हूं, लेकिन आइंदा जो भी प्रोग्राम बनाना मुझसे पूछकर बनाना, निशा ने कहा। ओके, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। तुम टाइम पर बस अड्डे पर आ जाना, बाकी बातें वहीं करेंगे, हनी ने कहा। निशा समझ गई कि हनी उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए न चाहते हुए भी मजबूरी में उसे उसके साथ फिल्म देखने जाना पड़ेगा। इसके बाद ये नियम सा बन गया। हनी जब भी निशा को बुलाता तो ना चाहते हुए भी उसे उसकी बात माननी पड़ती। निशा जानती थी कि अगर उसने उसकी कोई बात नहीं मानी तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि हनी ने उसे साफ कह दिया था कि अगर उसने उसकी कोई बात नहीं मानी तो वो उसकी और रमेश के संबंधों के बारे में उसके माता पिता को बता देगा। उधर रमेश और उसके दोस्त को पता चल गया था कि निशा हनी के साथ घूमती है। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने निशा को धमकी दी कि अगर उसने हनी से बोलना बंद नहीं किया तो नतीजा ठीक नहीं होगा। निशा ने यह बात रमेश को नहीं बताई थी कि वो हनी के साथ अपनी मर्जी से नहीं जाती, बल्कि ये उसकी मजबूरी है। निशा पशपेश में पड़ गई। वो जानती थी कि जिस दिन उसने हनी से बोलना बंद किया उसी दिन वो उसके माँ बाप से उसकी शिकायत कर देगा। लेकिन ऐसा कब तक चलता? एक न एक दिन इस बात का भांडा फूटना ही था। यही सोचकर एक दिन निशा ने यह बात रमेश और राजन को बता दी कि हनी उसे किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। यह सुनकर रमेश और राजन का खून खौल उठा। उन्होंने उसी दिन हनी को रास्ते में रोक लिया। उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा, तुम निशा से दूर ही रहो, वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम लापता हो जाओगे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे। दोनों की इस धमकी से उत्तेजित होने के बजाय हनी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो रमेश, हम सब दोस्त हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं।
बचपन से साथ साथ खेले कूदे हैं और पढ़े लिखे हैं। अब ये बताओ कि तुम निशा के साथ बातें करते हो, घूमने जाते हो, मैंने कभी बुरा माना? तो फिर मेरे बात करने कर तुम्हें भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, तो पंचर लगाने वाले का बेटा मेरी बराबरी करेगा? रमेश ने नफरत से ये बात कही। इसके बावजूद हनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रमेश, बात हम लोगों के बीच की है, इसलिए इसमें बड़ों को मत घसीटो। बहरहाल उस दिन तो मामला यहीं पर शांत हो गया, लेकिन हनी और रमेश के बीच कड़वाहट पैदा हो गई। आगे चलकर इस कड़वाहट का क्या नतीजा निकलेगा कोई नहीं जानता था। हनी ने कुछ दिनों तक निशा से बात नहीं की। 7 जुलाई 2017 को हनी ने निशा को फोन करके मिलने के लिए कहा। इस बार निशा ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। हनी को गुस्सा आ गया। उसने उसी दिन रमेश और निशा के प्रेम प्रसंग की बात निशा के पिता को बता दी। बेटी की बदचलनी के बारे में जानकर माँ बाप की नींद उड़ गई। निशा घर लौटी तो उन्होंने उसे डांटा। उसने लाख सफाई दी, पर उन्होंने उसकी बात पर भरोसा न करते हुए उसे घर में कैद कर दिया। ये बात जब रमेश और राजन को पता चली तो दोनों हनी के पास जा पहुंचे। दोनों पक्षों में काफी तू मैं हुई और अंत में एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हुए अपने अपने घर चले गए। अगले दिन यानी 8 जुलाई 2017 की शाम 6:30 पर हनी के पिता हरबंस लाल ने कहा, जा बेटा हवेली जाकर पशुओं के लिए चारा काट दे, पशु भूखे होंगे। पिता के कहने पर हनी चारा काटने के लिए हवेली पर चला गया। चारा काटने का काम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का था, लेकिन जब हनी 8:30 बजे तक घर नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता हुई। पहले तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को हवेली जाने को कहा, फिर उसे रोककर खुद ही उठकर चल पड़े थे। वहां हनी नहीं दिखा। उसने चारा काटकर पशुओं को डाल दिया था। चारा काटने के बाद वो कहां चला गया, वो इस बात पर विचार करने लगे। उन्हें लगा ऐसा तो नहीं कि वो घर चला गया हो। वो घर वापस लौटा है, पर हनी घर पर नहीं था। उन्होंने उसे इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया। अब तक रात के 10 बज चुके थे। हनी के माता पिता के अलावा गांव के अन्य लोग भी रात के 1 बजे तक उसे गांव और आसपास में ढूंढते रहे, पर हनी का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर सब सो गए। अगले दिन सुबह जब हनी के दोस्त रमेश और राजन आदि को उसके गायब होने का पता चला तो सभी हनी के घर पर जमा हो गए। वे सब भी उसे खोजने लगे। अगले दिन सुबह गांव का ही ओमकार सिंह अपने खेतों पर गया तो उसके खेतों के दूसरे छोर पर नहर के पास एक जगह किसी आदमी का कटा हुआ कान पड़ा दिखाई दिया। वहीं पर काफी मात्रा में खून बिखरा था। खून देखकर ओमकार सिंह सोच रहा था कि ये सब किसने किया होगा। तभी हरबंस लाल, रमेश, राजन तथा अन्य लोग हनी को तलाशते हुए वहां पर पहुंच गए। कान और खून वाली जगह उन्होंने भी देखी, पर एक अकेले कान को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कान किसका होगा। खेत में कुछ दूरी पर खून से सनी एक चप्पल देखकर हरबंस लाल के मुंह से चीख निकल गई। वो कान को भले ही नहीं पहचान पाए थे, पर वो चप्पल उनके बेटे हनी की ही थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने वो चप्पल हनी को खरीद कर दी थी। कान वाली जगह से खून टपकता हुआ खेत के बाहर तक गया था। सभी ने टपकते खून का पीछा किया तो वो नहर के किनारे तक टपका हुआ मिला। अनुमान लगाया गया कि मरने वाला जो भी था उसकी हत्या करने के बाद शव को ले जाकर नहर में फेंक दिया गया था। कुछ लोग गोताखोरों को बुलाने चले गए तो कुछ लोग पुलिस को सूचना देने चले गए, पर गोताखोर और पुलिस आती उसके पहले ही अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए रमेश और राजन नहर में कूद गए और शव ढूंढने लगे। सूचना मिलने पर थाना फिलौर के थाना प्रभारी राजीव कुमार अपनी टीम के साथ नहर पर पहुंच गए थे। गोताखोर भी आकर नहर में शव ढूंढने लगे। कुछ देर बाद गोताखोर नहर से शव निकालकर बाहर ले आए। शव देखकर हरबंस लाल पछाड़ खाकर वहीं गिर गए, क्योंकि वो शव किसी और का नहीं बल्कि उनके बेटे हनी का ही था। थाना प्रभारी ने शव मिलने की सूचना अधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर डीएसपी बलविंदर सिंह, सीओ हरिंदर गिल भी मौके पर पहुंच गए। शव का मुआयना करने पर उसका एक कान गायब मिला। गर्दन भी पूरी तरह से कटी हुई थी, वो सिर्फ खाल से जुड़ी थी। शव कान को बरामद कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। खेत से खून आलूदा मिट्टी भी अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस ने हरबंस लाल की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। हनी की हत्या की रिपोर्ट में लोगों ने बाजार बंद कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से एसपी बलकार सिंह ने फिलौर और शाहपुर में भारी मात्रा में पुलिस तैनात कर दी। इसके अलावा एसपी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही केस का खुलासा करके अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। एसपी बलकार सिंह ने डीएसपी गुरमीत सिंह और डीएसपी बलविंदर सिंह की अगुवाई में पुलिस टीमों का गठन किया। पुलिस ने सबसे पहले मृतक हनी के यार दोस्तों से पूछताछ की। इसमें निशा को लेकर रमेश और राजन की नाराजगी वाली बातें निकलकर सामने आई। यह बात भी सामने आई कि हत्या से एक दिन पहले रमेश और हनी के बीच में जमकर कहासुनी हुई थी।
संदेह के आधार पर पुलिस ने रमेश को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया, पर उसकी हिमायत में लगभग पूरा गांव थाने पहुंच गया। दबाव बढ़ने पर पुलिस को तफ्तीश बीच में ही छोड़कर उसे घर भेजना पड़ा। हरबंस लाल ने अपने बयान में बताया था कि रात को जिस समय वो उसे तलाश रहे थे, उन्होंने अपने फोन से हनी को कई बार फोन किया था, पर हर बार फोन बंद मिला था। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने हनी के फोन नंबर की कॉल डिटेल निकलवा कर चेक की तो उसमें अंतिम फोन रमेश के फोन से गई थी। रमेश के अलावा 4 नंबर और भी थे। डीएसपी गुरमीत सिंह ने राजन, रमेश सहित उन चारों लड़कों को उठवा लिया। इस बार थाने के बजाय उन्हें किसी अन्य जगह ले जाया गया। वहां हनी की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो रमेश अधिक देर तक टिक नहीं सका। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए हनी की हत्या की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार से निकली। रमेश और हनी के बीच निशा को लेकर खींचातानी चल रही थी। निशा और रमेश दोनों के दिलों में इस बात को लेकर एक डर बैठा हुआ था कि हनी कभी भी उनकी पोल गांव वालों या निशा के माँ बाप के सामने खोल सकता है। ऐसा हुआ भी। हनी ने 7 जुलाई को जब निशा के घर वालों को निशा और रमेश के संबंधों की बात बता दी तो रमेश ये सहन नहीं कर सका। रमेश ने उसी समय राजन के साथ मिलकर हनी को रास्ते से हटाने की योजना बना दी। निशा को समझाकर उसे घर भेजते समय रमेश ने कहा, तू चिंता मत कर, जल्द ही हनी की दर्दनाक चीखों की आवाज तेरे कानों को सुनाई देगी। और फिर उसी शाम वो अपना खून निशा के घर जाकर जबरदस्ती उसे दे आया। निशा की मां ने उस समय उसे बहुत डांटा था, पर वो वहां से भाग गया था। रमेश और राजन ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हनी शाम को किस समय हवेली में चारा लेने जाता है। दोनों दरांती लेकर 8 जुलाई को हनी के पीछे पीछे पहुंच गए। हनी शाम 8 बजे जैसे ही हवेली से घर जाने के लिए निकला तो दोनों ने उसका रास्ता रोककर दोस्ताना लहजे में कहा, सॉरी यार हनी, बेवजह तेरे साथ गर्मा गर्मी कर ली यार, हमें माफ कर दे। हमें निशा से बात करने में कोई एतराज नहीं। तू कहे तो अभी की अभी तेरी निशा से बात करा दूं। बात करते करते दोनों हनी को खेतों की तरफ लेकर गए। चलते हुए रमेश ने अपने उस फोन का नंबर मिला लिया जो वो निशा को देकर आया था। उधर से जब निशा ने फोन उठाया तो रमेश ने कहा, निशा लो अपने पुराने साथी से बात करो। हनी फोन अपने कान से लगाकर निशा से बातें करने लगा। तभी रमेश ने पीछे से तरंती का एक भरपूर वार हनी के उस कान पर किया जिस पर उसने फोन लगा रखा था। एक ही वार में हनी का कान कटकर दूर जा गिरा और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। इसके बाद रमेश और राजन ने ये कहते हुए हनी पर लगातार वार करने शुरू कर दिए कि ले निशा से बात कर। हनी कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। हनी की हत्या करने के बाद राजन और रमेश ने उसके शव को घसीटकर पास वाली नहर में फेंक दिया और अपने अपने घर चले गए। पुलिस ने 11 जुलाई 2017 को रमेश और राजन को हनी की हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया। पुलिस ने रिमांड में उनसे आला कत्ल हथियार भी बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें फिर से अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए निशा को भी थाने बुलाया था कि इस अपराध में उसकी भी तो कोई भूमिका नहीं है, पर थाने आते ही वो डर के मारे बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत में सुधार होने पर उससे पूछताछ की गई, पर वो बेकसूर थी, इसलिए उसे घर भेज दिया गया था। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है लुधियाना, पंजाब से। कुलदीप सिंह को गायब हुए पूरे 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसकी पत्नी कमलजीत कौर से जब कोई उसके बारे में पूछता तो वो ये कह देती कि वो नौकरी के लिए नोएडा गया है। कुलदीप नौकरी के लिए गया है तो उसका फोन क्यों बंद है? ये बात उसकी बहन सुखविंदर के समझ में नहीं आ रही थी। उसने भाई को हर जगह तलाशा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। जब वो हर जगह कोशिश करके थक गई तो पति देवेंद्र सिंह को साथ लेकर थाना दोराहा पहुंच गई। ये 22 मई 2017 की बात है। सुखविंदर ने थाना प्रभारी अश्वनी कुमार को बताया कि 7 मई 2017 को उसका भाई कुलदीप ये कहकर घर से गया था कि वो अपने दोस्त हरप्रीत के साथ नौकरी के लिए नोएडा जा रहा है। हरप्रीत तो लौट आया पर कुलदीप का कुछ पता नहीं है। हरप्रीत का कहना है कि नौकरी की बात करके कुलदीप उसे छोड़कर न जाने कहां चला गया था। कुलदीप का फोन भी बंद है। पुलिस ने सुखविंदर की शिकायत पर कुलदीप की गुमशुदगी दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। पंजाब के जिले लुधियाना की तहसील दोराहा के गांव बिलासपुर के रहने वाले सज्जन सिंह के 2 बच्चे थे, बेटा कुलदीप सिंह और बेटी सुखविंदर कौर। सीधे साधे और साधारण आर्थिक स्थिति वाले सज्जन सिंह बच्चों को ज्यादा पढ़ा नहीं पाए। बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने दोनों की शादियां कर दी। बेटी सुखविंदर की शादी जिला संगरूर के गांव बादशाहपुर मंडला के रहने वाले देवेंद्र सिंह के साथ की थी। वो अपने पति के साथ खुश थी। इसके बाद 30 सितंबर 2007 को बेटे कुलदीप की शादी मल्हौर के रेहाल गांव के रहने वाले दर्शन सिंह की बेटी कमलजीत कौर के साथ कर दी थी। शादी के बाद कुछ सालों तक तो कुलदीप और कमलजीत कौर ठीक ठाक से रहे। उनके 2 बेटे भी हुए, लेकिन बाद ही में दोनों के बीच तू मैं होने लगी। इसकी वजह यह थी कि कुलदीप के पास कोई स्थायी काम नहीं था। उसके पिता के पास जो थोड़ी जमीन थी उसे उन्होंने बच्चों के पालन पोषण और उनकी शादी ब्याह के समय बेच दिया था। इसलिए कुलदीप छोटा मोटा काम करके किसी तरह से घर चला रहा था।
थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने एसआई जसविंदर सिंह, तेजा सिंह, हवलदार लखवीर सिंह, सुरजीत सिंह, सिपाही गुरप्रीत सिंह और नवजीत सिंह की एक टीम बनाई और लापता कुलदीप सिंह और घर से गायब हरप्रीत की तलाश में लगा दी। कुछ मुखबिरों को भी उन्होंने कमलजीत कौर के चाल चलन के बारे में पता लगाने के लिए लगा दिया था, क्योंकि सुखमिंदर कौर ने पुलिस को यह भी बताया था कि उसकी भाभी कमलजीत कौर का चाल चलन ठीक नहीं है। इसलिए अश्वनी कुमार कुलदीप की पत्नी कमलजीत कौर के चरित्र के बारे में जानना चाहते थे। पुलिस की जांच और मुखबिरों द्वारा दी गई सूचना से कमलजीत कौर के बारे में काफी चौंकाने वाली जानकारियां मिली। इसलिए थाना प्रभारी ने कमलजीत कौर को पूछताछ के लिए सिपाही भेजकर थाने बुलवा लिया। सिपाही जिस समय कमलजीत कौर के घर पहुंचे तो वह कपड़े वगैरह बांधकर कहीं भागने की तैयारी में थी। सिपाही कमलजीत कौर को जिस समय थाने लेकर पहुंचे, इत्तेफाक से उस समय एसपी नवजोत सिंह महल भी थाना दोराहा आए हुए थे। अश्वनी कुमार ने महिला हवलदार सत्यजीत कौर की मदद से एसपी के सामने कमलजीत कौर से पूछताछ शुरू की। शक्ति से की गई पूछताछ में कमलजीत कौर ने स्वीकार कर लिया कि हरप्रीत से उसके नाजायज संबंध हैं। कुलदीप सिंह के बारे में पूछने पर कमलजीत कौर ने बताया कि 7 मई को रात करीब 10 बजे हरप्रीत उसे ये कहकर अपने साथ ले गया था कि वो उसकी नोएडा में नौकरी लगवा देगा। उसके बाद वे दोनों कहां गए ये उसे पता नहीं है। तुम्हारा पति 7 मई से लापता है और तुमने ना तो उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही पुलिस को सूचना दी। तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ कि वो कहां है? अश्विनी कुमार ने पूछा। कमलजीत कौर पर सख्ती की गई तो उसने कुलदीप के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर हरप्रीत के बारे में बता दिया कि वो कहां मिलेगा। पुलिस टीम तुरंत उसके बताए पते पर पहुंची, जहां वो एक दोस्त के घर में छिपा बैठा था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। थाने में कमलजीत कौर को बैठी देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके बाद उसने बिना किसी हिला हवाली के अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपने एक दोस्त रोशन के साथ मिलकर कुलदीप की हत्या 7 मई की रात को कर दी थी। हत्या की योजना में कमलजीत कौर भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने कमलजीत कौर से भी पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई बता दी। पुलिस ने दोनों को उसी दिन लुधियाना की अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड में की गई पूछताछ में कुलदीप सिंह के लापता होने से लेकर उसकी हत्या तक की जो कहानी प्रकाश में आई वो इस प्रकार थी। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद कमलजीत कौर की सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि शरीर भर जाने से वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो 2 बच्चों की मां है। गांव में शादी के एक समारोह में कमलजीत कौर की आंखें गांव के ही नौजवान हरप्रीत सिंह से लड़ गई। हरप्रीत कमलजीत की सहेली का भाई था। हालांकि वो हरप्रीत को भी पहले से जानती थी, लेकिन उस दिन उनकी जो आंखें लड़ी थीं, उनमें चाहत थी। समारोह के बाद जब हरप्रीत घर पहुंचा तो कमलजीत की याद में उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वो मिठाई देने के बहाने कमलजीत के घर जा पहुंचा। कमलजीत भी जैसे पलकें बिछाए उसी का इंतजार कर रही थी। खुले दिल से अपनी बाहें फैलाकर उसने हरप्रीत का स्वागत किया। उस समय घर में कोई नहीं था। कुलदीप अपने काम पर गया हुआ था और दोनों बच्चे स्कूल गए थे। घर पर कमलजीत कौर अकेली थी। दुनिया भर के जितने भी रजत कर्मिया अपराध होते हैं वे एकांत मिलते ही अंगड़ाइयां लेने लगते हैं। कमलजीत और हरप्रीत के साथ भी उस दिन ऐसा ही हुआ। चाहत की आग दोनों ओर से बराबर लगी थी, जो एकांत मिलते ही भड़क उठी। दोनों ही दुनिया जहान से बेखबर एक दूसरे की बाहों में समा गए। जब अलग हुए तो दोनों मर्यादा लांघ चुके थे। समय के साथ दोनों के संबंध और गहराते चले गए। स्थिति ये आ गई कि दोनों साथ में जीने की कस्में खाने लगे। दूसरी ओर कुलदीप को पता नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे पत्नी क्या गुल खिला रही है। बाद में जब कुलदीप को इस बात की खबर लगी तब तक पानी फिर से ऊपर गुजर चुका था। पत्नी की बेवफाई सुनकर कुलदीप का दिल टूट चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो 2 बच्चे होने के बावजूद कमलजीत को ये कदम उठाना पड़ा। हरप्रीत अच्छी तरह से जानता था कि कमलजीत कौर शादीशुदा औरत है, इसके बावजूद वो उसके साथ जीना चाहता था। हरप्रीत दूसरी जाति का था, इसके बावजूद कमलजीत कौर एक दिन के लिए भी उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। एक दिन उसने वंशी होकर कहा, हरप्रीत इस समय मेरी स्थिति 2 नाव पर सवारी करने जैसी है। हरप्रीत उसकी बात समझ गया। उसने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जल्द ही मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम हमेशा यही कहते हो, आज साफ साफ बता दो कि तुम मुझे अपनाओगे या फिर मैं कोई और रास्ता चुनूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुलदीप को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जो करना है जल्दी करो, कमलजीत कौर ने कहा। फिर उसी दिन कुलदीप की हत्या की योजना बन गई। 7 मई 2017 की शाम को जब कुलदीप घर लौटा तो कमलजीत ने कहा, हरप्रीत तुम्हें दिल्ली के पास स्थित नोएडा में 15,000 रुपए महीने की नौकरी दिलवा रहा है। वो कह रहा था कि 10,000 रुपए ऊपर से भी बन जाया करेंगे। अरे ऊपर की गोली मारो, हमारे लिए तनख्वाह ही बहुत है। पत्नी की भावनाओं से अनजान कुलदीप उसकी बातों में आ गया। कुछ ही देर के बाद हरप्रीत आया और कुलदीप को अपने साथ लेकर चला गया। हरप्रीत पहले उसे अपने घर लेकर गया। घर से उसने अपने काले रंग की मोटरसाइकिल निकाली और कुलदीप को बैठाकर अपने दोस्त रोशन के घर पहुंचा।
रोशन को साथ लेकर तीनों दोराहा अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब पी। योजना के अनुसार उन्होंने कुलदीप को अधिक शराब पिलाई। उसी बीच कुलदीप ने हरप्रीत का मोबाइल फोन लेकर अपनी बहन सुखविंदर कौर को फोन करके बताया कि वो हरप्रीत के साथ नौकरी के लिए नोएडा जा रहा है। ये सुनकर सुखविंदर कौर ने उसे हरप्रीत के साथ कहीं भी जाने से मना किया। उस समय कुलदीप नशे में था, इसलिए बहन की बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुलदीप को नशा चढ़ गया तो रोशन और हरप्रीत ने उसे मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाया और सरहिंद नहर के ऊपर बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के किनारे नहर के साथ साथ काफी दूर तक ले गए। रात होने की वजह से वहां सन्नाटा पसरा था। एक जगह बाइक रोककर दोनों उतरे और नशे में धुत कुलदीप को भी उतारकर उसके गले में साथी रस्सी लपेटकर कस दी। कुछ ही देर में कुलदीप की मौत हो गई। वो गिर गया तो उन्होंने उसका शव उठाकर सरहिंद नहर में फेंक दिया। इसके बाद रोशन अपने घर चला गया तो हरप्रीत कमलजीत कौर के पास। 6 दिनों बाद 13 मई को पटियाला की थाना पसियाना पुलिस ने कुलदीप के शव को नहर से बरामद कर लिया था, पर शिनाख्त न होने की वजह से लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। दोराहा पुलिस कुलदीप का शव खोजते हुए थाना पसियाना पहुंची तो उसे 13 मई को एक शव मिलने की जानकारी मिली। जब उस शव के फोटो सुखविंदर कौर को दिखाए गए तो उसने पुष्टि अपने भाई कुलदीप के रूप में की। हरप्रीत और कमलजीत से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी रोशन को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनकी निशानंदेही पर पल्सर मोटरसाइकिल, हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए थे। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने धारा 302, 201 और 34 के अंतर्गत गिरफ्तार कमलजीत कौर, हरप्रीत और रोशन को 24 मई 2017 को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया था। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं और उनकी जमानतें नहीं हो सकी हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।